अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो उम्मीद कर रहा हूं आपने पुरानी 5 वीडियो जनरल टेस्ट की ऑलरेडी देख ली होगी। इस वीडियो में कंप्लीट मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। साथ ही मैं आपको 2 मॉक टेस्ट की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करूंगा और इनके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी मिलेगी जिसमें 150 से 200 करंट अफेयर्स हैं, उनको भी रीड करके चले जाना। तो यार अब आपका पेपर ही है तो मैक्सिमम मार्क्स जैसे कि आप सबको पता ही होगा 250 मार्क्स का है। आपका पेपर के अंदर 60 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं। हर एक करेक्ट आंसर के आपको 5 मार्क्स अलॉट होंगे। एक भी इनकरेक्ट मार्क्स हुआ तो -1 आपको मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप अनआंसर्ड छोड़ देते तो 0 मार्क्स, मतलब कोई भी मार्क्स उसका अलॉट नहीं होगा, ना कटेगा ना मिलेगा। तो कई बच्चे पूछ रहे थे कि जरूरी है क्या 50 अटेम्प्ट करने हैं, तो जरूरी नहीं है। आपको जो कॉन्फिडेंट हो सिर्फ वही अटेम्प्ट करके आना। तो इसमें हम मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस में सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे आपको सिख गुरु दिए हुए हैं और साथ में उनके कंट्रीब्यूशन दिए हुए हैं। तो यार सिख रिलीजन में टोटल हमारे 10 गुरु थे, जिसमें से सबसे पहले गुरु नानक जी, जो हमारे फर्स्ट गुरु थे सिख रिलीजन्स के, उन्होंने उनका कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है कंटेम्प्रेरी मुगल एम्पायर बाबर। तो ये बिल्कुल ठीक है। और ये जो है, जो हमारा सिख कम्युनिटी जिन्होंने बनाई थी वो गुरु नानक जी थे। यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है गुरु अर्जन देव जी कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ, द प्राइमरी स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म एंड कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल। तो गुरु अर्जन जी ने गोल्डन टेम्पल की कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट कराई थी और स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म जो ग्रंथ है उसको भी कंप्लीट किया था, कंपाइल किया था। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट है गुरु अमरदास साहब जी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लंगर। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। गुरु हमारे सेकंड गुरु थे गुरु अंगद साहब जी, उन्होंने लंगर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। फिर गुरु रामदास जी फाउंड द सिटी ऑफ अमृतसर डेजिग्नेटेड द हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल। तो ये एक देखा यहाँ पे आ गया वो गोल्डन टेम्पल का, उन्हें डिजाइन इन्होंने दिया था हमारे गुरु रामदास जी ने। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से, तो जिन्होंने भी बंगला साहिब जाते हैं, अमृतसर जाते हैं, गोल्डन टेम्पल, तो ये बेसिक चीजें उनको पता होनी चाहिए। 10 गुरु थे टोटल सिख सिख कम्युनिटी के। तो यहाँ पे है सेकंड क्वेश्चन, फर्टाइल रिवराइन एलुवियल सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर प्रोड्यूसिंग। तो 10th क्लास का क्वेश्चन है। एलुवियल सॉइल हमारी जो रेड सॉइल भी बोलते हैं वो राइस की प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। फिर है अंडमान निकोबार इसलैंड इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। कितने ग्रुप्स का है, कितने आइलैंड्स का ग्रुप है अंडमान निकोबार? तो भाई 572 आइलैंड्स का ग्रुप है। तो ये चीजें भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद देयर कंट्रीज। यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्रीज गिवन है, यहाँ पे कंट्रीज मैंने पहले ही बताया था। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 17th पैरेलल किस कंट्री को करता है, कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्रीज है? तो जो आपके 17 पैरेलल है वो आपकी साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम की बाउंड्रीज है। जो 38 पैरेलल है वो आपका साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का जो बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री है। 26 पैरेलल आपका इजिप्ट और सूडान का बाउंड्री है। और दुरांद लाइंस आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो यहाँ से आपको बी का फोर्थ भी देख लेते हैं। तो बी का फोर्थ आप यहाँ पे देख सकते हो। बी का फोर्थ आपको ये गिवन है और ये गिवन है और ये भी, तीनों में बी का फोर्थ है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट का हमारा क्या ऑप्शन हो गया, फर्स्ट का सी तीनों में है, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया। सेकंड का सेकंड का डी तो अब ये भी एलिमिनेट हो गया, बचा तीसरा और ये। थर्ड का थर्ड का ए तो हमारा ऑप्शन हो गया सेकंड। अब आए थे फिफ्थ क्वेश्चन पे। अच्छा, ये मैंने पहले भी करा दिया था पिछली वीडियो में। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंटर स्टेट का रिलेशन, किस कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया? तो आर्टिकल 245 पार्ट आपका 11th में बताया गया है इंडिया की सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन। अच्छा, यहाँ पे पूछा हुआ है कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा बिकम स्टेट्स किस किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बनाया गया था? कौन सा ऐसा रिऑर्गेनाइजेशन था? तो यहाँ पे था नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन 1971 में। ठीक है, तो ये नॉर्थन ईस्टर्न के अंदर आता है एरिया। रीऑर्गेनाइजेशन में इन तीनों को स्टेट मेंशन किया गया था, उससे पहले मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को स्टेट मेंशन नहीं किया गया था। अच्छा, ये देखो बेसिक साइंस का क्वेश्चन है, 10th में पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई कैन बी कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। कि लाइट हमारी आईज में
रेगुलेट और कंट्रोल कौन करता है, कौन सा पार्ट करता है, तो आईआरएस भाई कंट्रोल करता है। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब ये ट्रिटी है कुछ, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी ट्रिटी में क्या हुआ था। जैसे ट्रिटी ऑफ मद्रास 1769 में क्या हुआ था, तो ट्रिटी ऑफ मद्रास वाज साइंड बिटवीन ब्रिटिश एंड हैदर अली मिसौर टू ब्रिंग टू एन एंड ऑफ फर्स्ट मैसूर वार। बिल्कुल ठीक है, जो ट्रिटी ऑफ मद्रास थी वो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में हुई थी। ठीक है, उसके बाद ट्रिटी ऑफ वडगांव, ये ब्रिटिश और मद्रास के बीच में हुई थी। सेकंड फेज था ये, फर्स्ट एंग्लो मराठास वार का एंड था ये। ठीक है, ये वाला ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर है ट्रिटी ऑफ सलबाई 1782, ये ब्रिटिश और मराठास के बीच में हुई थी, ब्रिंगिंग द फर्स्ट एंग्लो मराठास वार टू एंड। ये जो है मराठास का फर्स्ट एंग्लो मराठास का वॉर का एंड था ये, ट्रिटी ऑफ सलबाई। ट्रिटी वो होती है मतलब जिनसे वॉर, एक ट्रिटी साइन की जाती है, मानी जाती है कि हाँ ये चीज, मतलब सलाह सलाह मसूरी जिसे बोलते हैं वो है। इसके बाद है ट्रिटी ऑफ सेरिंगा पातम 1792, ये ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में हुई थी। ये वाली स्टेटमेंट गलत है भाई, ये हुई थी जो ट्रिटी ऑफ सेरिंगा पातम है, ये हुई थी भाई ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और की हुई थी विद, किनके साथ हुई थी, टीपू सुल्तान के साथ हुई थी, टीपू सुल्तान। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड एंग्लो मराठास वॉर का एंड हुआ था, थर्ड का। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई, तो यहाँ पे फोर्थ को आप क्या कर दोगे, इनकरेक्ट कर दोगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे आपको कुछ 5 ईयर्स प्लान दिए हुए, फर्स्ट 5 ईयर, सेकंड ईयर, फोर्थ 5 ईयर प्लान है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 1956 के बीच में, ये इतना सबको खैर याद नहीं रह सकता, आप सब चीज याद नहीं कर सकते हो, तो ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको स्किप करने होते हैं। तो वैसे मैं बता देता हूँ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका एग्रीकल्चर प्लान था। ठीक है, जो कि आपका हैरो डोमार मॉडल था। ठीक है, तो ये होता है इसका आंसर, तो ये वाला आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड 5 ईयर प्लान इट इज बेस्ड ऑन, तो ये वाला तो ऑब्वियसली गलत हो गया, जब ये इसका था तो ये भी गलत। नेक्स्ट है फोर्थ 5 ईयर प्लान इट इज बेस्ड ऑन अशोका रुद्रा अलोन मॉडल। तो यार ये जो स्माइलिंग बुद्धा वाला था वो भी इसी फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंडर ही था वो मॉडल भी। ठीक है, और ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, और ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंदर डीपी धार मॉडल किया गया था, जो कि आपका गरीबी हटाओ मूवमेंट जो है इसी के अंडर हुआ था, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो फिफ्थ, थर्ड आपका बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10th पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। यूनिसेफ किसका है भाई, न्यूयॉर्क का। ठीक है, वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा, ये तीनों ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब आता है अलीगढ़ मूवमेंट वो स्टार्टेड बाय, तो यार ये आपको थोड़ी चीजें याद रखनी होती है। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया था, और अलीगढ़ मूवमेंट से क्या हुआ था, जो मुसलमान हैं उनके जो कल्चरल है या एजुकेशनल है, उनके वो उनके जो राइट्स हैं उनको बढ़ाया गया था, और उनके बारे में सोचा गया था, यही समझ लो। और दूसरी बात ये कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, आई थिंक वो भी इसी के अंडर स्टार्ट हुई थी। अब 12th क्वेश्चन है, देखो इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो सी प्लस प्लस ऑब्वियसली है, जावा भी है, लाइनक्स नहीं है, तो ओनली थर्ड, तो ये हो गया आपका ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन विच वाज ऑनर्ड विद द नोबेल प्राइज इन। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको छोड़ के आने होते हैं, कैसे आप इतना सारी चीज याद रख सकते हो। स्टिल मैं आपको बता देता हूँ, मारिया रेसा ऐसे थे जिनको 2021 में नहीं ऑनर किया गया था नोबेल प्राइज, क्योंकि इनको 2021 में किया गया था, मतलब 22 में नहीं किया गया था, 21 में किया गया था। तो ये करेक्ट आंसर है, बट इतनी सारी चीजें आप नहीं याद कर सकते ऑब्वियसली, तो जो हिस्ट्री वाले होंगे उनको थोड़ा बहुत शायद पता भी हो। अच्छा, अब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंदा मोहन बोस, फाउंडेड इन बंगाल इन 1876। चलो ये तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन फाउंड किया था 1876 के अंदर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंदा मोहन बोस ने। तो ये इसका करेक्ट आंसर। ये मैं कितनी बार बता चुका हूँ, रोवर कौन था चंद्रयान मिशन 3 में, रोवर कौन था भाई रोवर, तो रोवर प्रज्ञान था, और लैंडर विक्रम था। ठीक है, ये भी बता चुका हूँ, स्टडी ऑफ सॉइल पहले कर चुके हैं, तो भाई जो ये वीडियो देख रहा है ऑब्वियसली उसने पहले वाली वीडियो देखी होनी चाहिए। तो अब हम आ गए हैं, अच्छा ये भी हम कर चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रबर। तो इसमें टेरिलीन होता है यार, क्योंकि जूट, फ्लेक्स और वूल तीनों ही नेचुरल रबर है होते हैं।
गुड इंसुलेटर कौन सा है इनमें से, विच वो द फॉलोइंग इज अ गुड इंसुलेटर? इंसुलेटर होते हैं इससे इलेक्ट्रिसिटी आसपास नहीं होती, तो ग्लास हो गया ना, ग्लास के अंदर से नहीं होती आसपास, आर पार। इन विच नेशन डिड द इंडिया टीम अचीव इट्स इनॉग्रल ब्रोंज मेडल इन एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप? तो इंडिया ने अपना ब्रोंज मेडल यार कौन सी कंट्री में जीता था एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में? तो ग्रीस में जीता था। ये आपको थोड़ी बहुत चीजें याद होनी चाहिए। अब ये देख लो 28 क्वेश्चन। द बिराजा टेम्पल, द राजा रानी टेम्पल एंड द समलेश्वरी टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपके उड़ीसा में लोकेटेड है तीनों, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ा पता होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो, इतना इजी है। कह रहा है 8 डिजिट नंबर है, 8 डिजिट नंबर है एक, 78 9x531y, जो कि 72 से डिविजिबल है। 72 से डिविजिबल का मतलब है यार ये नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी, क्योंकि 72 दोनों से डिविजिबल होता है। अगर 8 से डिविजिबल हुआ, 8 से डिविजिबल हुआ तो 31y, 31y क्या हो सकता है? वन। तो 311 तो नहीं हो सकता 8 से, क्योंकि ऑड नंबर है। 312 को अगर मैं 8 से डिवाइड करके देखूं तो ये हो जाएगा आपका 8 6 जा 24, और 24, और 6 और 1 7 यहाँ पे, तो 8 9 जा 72, तो 69। तो ये वाला डिविजिबल है, तो y की वैल्यू क्या हो सकती है? 2 हो सकती है। तो y अगर 2 है तो x क्या होगा? तो ये ध्यान से, अब y अगर 2 है तो x क्या होगा? तो देखो 7 + 8 + 9 +x +5 +3 प्लस वाई, हमारा 2 हमने कर दिया। तो आप इनको कैलकुलेट करो, 7 8 9, तो ये कितना हो गया आपका? 7 7 14 15 15 और 9 25 4 हो गया, 24 और 10 कितना हो गया? 34 प्लस में एक्स। अब 34 प्लस में एक्स, अब हमारा ये नंबर जो है 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, है ना? 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। और 9 से कैसे डिविजिबल हो सकता है? एक मिनट, एक मिनट, 7 8 9 से, एक मिनट, ये 35 आएगा भाई, कैलकुलेशन के 35 आएगा। तो 35 आएगा तो एक्स कब 9 से डिविजिबल हो सकता है? एक्स की वैल्यू क्या हो? तो एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो 36 आ जाएगा, और 36 9 से डिविजिबल है बिल्कुल भाई। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 1। वाई की वैल्यू क्या हो गई? 2। अब हमें निकालना क्या है? 5x - 3y, 5x - 3y निकालना है, तो जस्ट वैल्यूज पुट करो। 5 इंटू में एक्स की वैल्यू 1, माइनस में 3 इंटू में वाई कितना हो गया? 3 2 जा 6, तो 5 माइनस में 6 हो गया माइनस का 1। तो आंसर क्या है भाई? -1। ये आपका आंसर हो गया। इतना इजी क्वेश्चन था भाई, लग रहा था देखने में टफ है, बट इजी था। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, अब ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ अनफिनिश्ड टावर। एक अनफिनिश्ड टावर है, लाइट सी ये टावर है भाई, अनफिनिश्ड टावर एट अ पॉइंट ऑफ 78 फ्रॉम इट्स बेस। कह रहा है 78 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, एक पॉइंट पे यहां से अगर आपका है तो फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। कह रहा है ये आपका 78 है और इससे 30 डिग्री पे अनफिनिश्ड है, मतलब कि अभी आपका ये नहीं बना है, ठीक है। टावर है जो कि यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो आपका कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री, अनफिनिश्ड है अभी ये टावर। हाउ मच डज इट द टावर रेज? कह रहा है ये टावर कितना रेज करेगा इन मीटर, सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फिनिश टावर। कह रहा है ये फिनिश अगर यहाँ पे हो रहा है तो इस फिनिश होने तक कितना एंगल हमारा जो है 60 बने, तो ऐसा ये कितना राइज होगा? कहने का मतलब कुल मिला के हाइट पूछी गई है टावर की, टॉप ऑफ द टावर। ये एंगल आपको दिया हुआ है। अब अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, इसको सी मान लूं, इसको डी मान लूं, ये डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, एक्स पूछा हुआ है। सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फिनिश टावर एट द सेम टाइम, हाउ मच हाइयर डज द टावर बी रेज्ड? तो टोटल हाइट पूछी गई है, ये एच मान लेते हैं। तो कुछ नहीं करना, एक बार ट्रिग्नोमेट्री लगाओ एबीसी के अंदर, तो टेन थीटा लगाना, क्योंकि आपके पास हाइपोटेन्यूज नहीं है। टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एच है, और सॉरी हाइपोटेन्यूज नहीं, बेस आता है टेन थीटा में, तो बेस आपका 78 है।
टेन थीटा आपका 30, तो 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू h/78। तो h आपका कितना आ गया, h यही रहेगा, वो ऊपर चले जाएगा, तो 78/√3 आपका h आ गया। अब h तो आ गया, ये वाला पार्ट तो आ गया, अब x भी चाहिए ना टोटल हाइट के लिए। तो अब इस पूरे ट्रायंगल में लगाओ भाई। तो टेन थीटा मतलब 1060, पूरे की हाइट क्या है, x प्लस एच हो गई। तो x+h/में 78। तो 1060 होता है आपका √3, √3 इंटू में 78, कितना आ गया आपका x+h। अब h की वैल्यू आपके पास है, h की वैल्यू आपके पास है, h की वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो h की वैल्यू जब आप रखोगे तो x इज इक्वल्स टू, ये उधर चले जाएगा, √3 78 माइनस में 78√3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, जस्ट इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करोगे, और यहाँ से जो भी आपकी x की वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। तो x की वैल्यू जो होगी, मैं आपको नहीं बता रहा, आपको खुद सॉल्व करना है तभी आप कर पाओगे। देखो, सिंपल बात हो गई कि √78 तो नहीं होगी, ये तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। 80 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि √3 है दोनों में, तो √3 ये भी कैंसिल, बचा ये दोनों, सॉल्व कर लेना भाई। और इन दोनों में से आंसर है कोई, बताना है आपको। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इजी क्वेश्चन है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं, उनका अर्थमेटिक मीन पूछा हुआ है आपसे। ठीक है, वो क्वेश्चन भी थोड़ा मीन ही लग रहा है मेरे को, और यहाँ देख लेते हैं। पर कह रहा है 1 2 3 ऐसे करके आपको नंबर, अर्थमेटिक मीन होता है यार, जो भी आपको नंबर दिए हुए हैं आप उनमें जितने नंबर दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हो कितने, 1 से लेके 7 तक कैटेगरी के नंबर है। टोटल नीचे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 +7, ये तो हो गया अपॉन में टोटल कितने नंबर है उनका सम। और ऊपर आएगा कितने हैं, 1 इंटू में 1, 1 कितना है, 1 ही है। 2 इंटू में 2 कितने, 2 ही है। ऐसे ही 3 इंटू में 3, प्लस में 4 इंटू में 4 है, 4 4 है। तो 5 कितने हैं आपके, 5 भी 5 है, तो 5 इंटू में 5, प्लस 6 कितने हैं, 6 इंटू में 6। 7 कितने हैं, 7 आपके 1 2 3, 7 भी 7 है, तो 7 इंटू में 7। कुछ नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई ऐड करो और इससे डिवाइड कर दो, जो भी आंसर है कमेंट में बता दो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है यार, सेलिंग प्राइस से लेके, सेलिंग प्राइस का मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुका हूं, पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूं, तो ये आंसर आपको खुद बताना होगा। फॉर्मूला एक बार रिवाइज करवा देते हैं, आपको इतना कष्ट हम कर देते हैं आपके लिए। फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस का डिस्काउंट के साथ जो भी आपका मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस में से माइनस कर दो आपका, मल्टीप्लाई साथ में आप क्या करोगे, जो भी आपको दिया हुआ है 100 माइनस में जो भी आपका डिस्काउंटेड प्राइस है अपॉन में 100। तो यहाँ से आपका मार्केट प्राइस ये रहा, डिस्काउंटेड प्राइस ये रहा, 100 - 20। अब इतना भी मैं नहीं बताऊंगा, तो उसको सॉल्व करके आंसर कमेंट में। तो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 2 पाइप्स जिनकी लेंथ इतनी है आर कट इनटू इक्वल पीसेस। 2 पाइप, एक की 1.5 लेंथ है और एक की 1.2 लेंथ है, उनको 2 इक्वल पीसेस में कट किया गया, विदाउट लीविंग एनी एक्स्ट्रा, कोई भी एक्स्ट्रा लेंथ नहीं छोड़ी गई पाइप में। तो कह रहा है द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द पाइप ऑफ द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द पाइप पीसेस ऑफ सेम साइज विच कैन बी कट फ्रॉम दीज टू लेंथ। कह रहा है ये जो 2 पाइप्स है, इनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब जो ग्रेटेस्ट लेंथ इन दोनों पाइप से निकाली जा सकती है, सेम साइज की, सेम साइज की, इससे बिल्कुल इजी पता चल रहा है। एक तो वर्ड ग्रेटेस्ट और सेम, ग्रेटेस्ट और सेम मतलब HCF, हाईएस्ट और कॉमन। हाईएस्ट मतलब ग्रेटेस्ट और सेम साइज मतलब कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दो 1.5 का एंड 1.2 का, और इसको मेरे को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। 1.5 और 1.2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 0.3 ही होता है, सबको पता है। तो इतना इजी था ये क्वेश्चन, देखने में इतना डिफिकल्ट लग रहा है। अब ये देखो, इफ द सिंपल इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए। चलो मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूँ। रेट इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इनटू में 100 अपॉन में टाइम इनटू प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये आपका फॉर्मूला है, लगा के आंसर कमेंट कर देना।
अगला क्वेश्चन दे दो, कह रहा है टू नंबर हुज सम इज 84, दो नंबर है, मान लो x है और y है, x है और y है, कह रहा है इनका जब मैं सम करूंगा वो कभी भी इस रेशो में नहीं आएगा। किस रेशो में? इस रेशो में। अब सिंपल सी बात है, देखो 84 क्या है भाई? 84, 84 एक इवन नंबर है, और 5 + 7 क्या है आपका? एक तो आ जाता है भाई 12, 13 + 8 7, और एक 21, 4 और 5। अब यहां से सीधा सीधा पता चल रहा है भाई, 12 7 जा 84, ठीक है, और 21 4 जा 84, और 4 के टेबल में भी आता ही है भाई, कितने पे आएगा? 4 1 और 2, 21 4 जा, और 5 आपका नहीं आता है, तो ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता क्योंकि डिविजिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इतना आसान है, बहुत आसान है, फॉर्मूला लिख के दूंगा, बाकी आप कमेंट में बताओगे। कह रहा है m - n 16 है, और कमेंट में बता दिया करो भाई, वरना आप ही के लिए नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे m - n दे रखा है, m² + n² दे रखा है, mn पूछा हुआ है। सिंपल, अगर आपको m - n का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है तो क्या होता है? m² + n² - 2mn। ठीक है, तो m - n आपको दिया हुआ है 16 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m² + n² 400 है, माइनस में 2mn। ठीक है, ओहो मैं सॉल्व तो कर रहा हूँ, आपको इसमें mn की वैल्यू निकाल के कमेंट में बतानी है। अभी ये क्वेश्चन मैंने 2 बार करा रखा है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देख रखी है तो इसका भी कमेंट में मुझे आंसर चाहिए भाई। 29 डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का क्वेश्चन है, पहली वीडियो में भी कराया था। तो अब आ जाते हैं भाई, ए टेक 3 times एज लॉन्गर एज बी एंड सी टूगेदर टू डू अ जॉब। कह रहा है एक कोई जॉब करने में ए को 3 गुना टाइम लगता है एज बी, और सी को कम टूगेदर जो मिलके करते हो। बी टेक्स 4 times एज लॉन्गर एज ए एंड सी टूगेदर टू डू द वर्क। बी 4 times ज्यादा लेता है। इफ ऑल द थ्री वर्किंग टूगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 20, अगर सारे मिलके 24 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, देन नंबर ऑफ डेज ए अलोन विल फिनिश द वर्क। कह रहा है फिर बताओ कि ए कितने दिन में काम खत्म कर लेगा अपना, फिनिश द वर्क। तो यहाँ पे सबसे पहले यार हम मान लेते हैं बी प्लस जो सी टुगेदर जो वर्क कर रहे हैं वो एक्स में कर ले रहे, टुगेदर एक्स टाइम्स में कर ले रहे हैं। तो अब ए जो है वो 3 times ज्यादा में कर रहा है, तो 3x हो जाएगा, वो सिंपल बात हो गई। ठीक है, अब सारे जो है मिलके 24 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 24 डेज में सारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो टोटल वर्क क्या होगा एक दिन का? तो टोटल टाइम कितना है भाई? एक्स है टोटल टाइम 24 डेज का। तो अगर मैं एक दिन का मान लूं तो 1 + x, और टोटल वर्क कितना हो जाएगा बी और बी प्लस सी और ए का एक दिन का? तो टोटल 3x है इसका, तो इसका टोटल x है इन दोनों का, इसका 3x है टोटल, तो एक दिन का कितना हो जाएगा? 1/3x। सॉल्व करो इसको, तो ये आ जाएगा आपका 3x, एक्स से एक्स कैंसिल, 3 ऊपर, 3 + 1 4। ठीक है, तो 4/3x ये क्या आ गया आपका? टोटल टाइम आ गया जो ये तीनों वर्क करेंगे एक दिन के अंदर। तो एक दिन के अंदर ये इतना वर्क करेंगे, तो एक दिन के अंदर ये इतना वर्क करेंगे, तो एक दिन क्या हो गया? 1/24 तो हो गया। 24 डेज में सारा वर्क करेंगे, एक दिन का कितना, कितने दिन हो गए? 1/24 ही तो हो गया, 24 का एक दिन। तो यहां से आप x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, और क्या वैल्यू आएगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बिल्कुल इजीली बता सकते हो। तो यहाँ भी x की वैल्यू जस्ट आपको बहुत जल्दी जल्दी निकाल के आपने आंसर करना है, तो इस तरह से आपने इसको करना है, x निकाल के कमेंट में बता देना। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है पी क्यू आर आर इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे जिन्होंने जीपी नहीं पढ़ी होगी 12th में तो वहां दिक्कत हो जाती है यार। जीपी कुछ नहीं होती, एक सीरीज होती है जिसमें जो पहली टर्म और दूसरी टर्म, जैसे कि क्यू है ना, क्यू सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म डिवाइड बाय पहली टर्म, और जैसे ऐसे ही थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, इन दोनों का रेशियो इक्वल होता है, यही होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्यू² इज इक्वल्स टू पी आर, और क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट में पी आर। तो सिंपल, यहाँ पे क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट में पी आर, थर्ड हो गया ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है चीजों का तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतने आसान क्वेश्चन है ये भी देखो। कह रहा है एबीसीडी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एबीसीडी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है यहाँ पे, ए बी
सी। और यहाँ पे ए बी और ए सी का साइज जो है सेम है। विच इज circumstantial अबाउट अ सर्कल इफ पी इज द पॉइंट, कह रहा है इसके अंदर एक सर्कल है और पी वो पॉइंट है। क्या पॉइंट है? पी वो पॉइंट है जिस पे ये बी सी को टच कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट पी है भाई। ये पॉइंट पी है तो इसको क्यू मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कह रहा है अगर ऐसा है तो कौन सा भी बात ट्रू। तो भाई वो पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ए बी इजिकल्स टू ए सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो साइड्स इक्वल हैं। तो अगर ये साइड्स इक्वल हैं और ये कह रहा है इस पॉइंट पे ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब ये होता है टच करने का मतलब, अगर कोई सर्कल अंदर है और वो इस पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि अब ये जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होंगी। जैसे आपका ए बी इजिकल्स टू ए सी है तो इसका मतलब ये भी हो गया कि ए आर इज इक्वल्स टू ए क्यू। ठीक है, ए आर अगर ए क्यू के इक्वल है तो बी आर आपका किसके इक्वल हो जाएगा? बी आर आपका बीपी के इक्वल हो जाएगा, बी आर बीपी। बी आर इज इक्वल्स टू बीपी। और क्यू सी इज इक्वल्स टू पी सी। क्यू सी इज इक्वल्स टू पी सी। अब क्यू सी पी सी के इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो क्या ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं होंगे? बिल्कुल। बीपी भी आपका क्या हो गया यहाँ से? बीपी भी आपका पीसी के इक्वल हो गया। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं यार। तो यहाँ से देखो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं है, अब हमें पता होता है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, तो यहाँ से इन्होंने बोला कि ये इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो इस पॉइंट पे कट करने का मतलब ही ये होता है कि बी सी इज इक्वल्स टू पी सी हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा आपको डायरेक्ट यहाँ पे पता चल गया। अब अगला क्वेश्चन भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का ही है और आसान है ये भी। इफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको दिया हुआ है ए बी सी। इसके अंदर क्या है, कह रहा है एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी। अगर ये ए बी सी है तो इस बी सी से एक पैरेलल लाइन है एक्स वाई। ठीक है, कह रहा है एंगल ए आपका 30 डिग्री है। एंगल ए मतलब ये वाला 30 डिग्री। तो बी एक्स वाई निकालना है। बी एक्स वाई होगा आपका ये वाला बी एक्स वाई। ये वाला एंगल निकालना है आपको, ये वाला एंगल। तो ये कैसे निकलेगा? सबसे पहली बात देखो, सम ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है? 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा? 180। और अगर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल, एंगल बी और एंगल सी इक्वल। एंगल बी और एंगल सी इक्वल तो एक ही दोनों को मान लेता हूँ एक्स। एक्स एक्स क्या हो जाएगा? 2x। 2x प्लस 30, तीनों का सम कितना होता है? 180। तो 2x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 150। और x आ गया 75। अब 75x आया मतलब कि ये एंगल आया है बी और सी, लेकिन इसने तो ये वाला पूछा है भाई। अगर ये 75 है, अगर ये वाला एंगल 75 है तो ये कितना होगा? ये भी 75 होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये भी 75 होगा, लेकिन इसने ये भी नहीं पूछा। ये 75 है लेकिन इसने ये नहीं पूछा, इसने ये वाला पूछा है। और ये पूरा एंगल क्या है? लीनियर पेयर है। तो ये है आपका 180 होगा टोटल एंगल। तो टोटल में से 175 माइनस कर दो, कितना बच गया भाई? है 180 में से तो 105 बच गया। तो एंगल बी एक्स वाई हो गया आपका 105। इस तरह आपको इसको अटेम्प्ट, बहुत इजी था ये क्वेश्चन भी। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, बस साइड्स इक्वल तो एंगल भी इक्वल। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है बिटवीन 10 PM टू 6 AM, मतलब कि रात के 10 बजे से सुबह के गैप 6 बजे तक 8 घंटे हो गए टोटल। फिटनेस बैंड ने रिकॉर्ड करा डेटा कि भाई जो आपने गहरी नींद ली है वो 15 ली है। पता नहीं 15, इन्होंने कोई यूनिट मेंशन नहीं करी है। ड्रीमिंग जो है, सोए हो जो सपना देखा है वो 15 है। लाइटनिंग स्लीप 5 है। एक्सट्रीमली लाइट स्लीप 30 है। अवेक 35 है। ये परसेंटेज है, मतलब इतना परसेंट इसने, 15% डीप स्लीप ली है, ये लिया है वो लिया है। कह रहा है हाउ मच वॉज द यूजर डीप स्लीप और वॉज अवेक। कह रहा है कितना डीप स्लीप लिया और कितना उठा है। तो डीप स्लीप उसने 15 लिया है, अवेक वो 35 हुआ है। ठीक है, हाउ लॉन्ग कितनी देर तक, तो 15 हो गया अपन में 35। और यहाँ पे कितने घंटे के बीच में हो गया? ये 10 से 6 बजे तक टोटल सोया, तो टोटल घंटे कितने हो गए? 8। अपोन में ये कितने, ये सारे परसेंटेज में ही तो है, 100 में से ही तो टोटल 100 हो गया। तो ये हो गया आपका 50/100 इंटू में टोटल घंटे 8 थे, तो ये कट हो गया 2 4। तो 4 घंटे ऐसे थे जो आपके इसके डीप स्लीप और सोने के बीच में कितने घंटे थे? उसके 4 घंटे थे।
तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी भाई। अब आए थे 35वें क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मिल्क एंड वाटर इन टू वेसल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3 एंड 2:3 रिस्पेक्टिवली। कह रहे दो वेसल है हमारे पास, एक ए है एक बी है। एक के अंदर हमारा जो दूध है और पानी का रेशियो है 4:3, और एक में 2:3 है। कह रहा है इन दोनों को, इन वट रेशियो द लिक्विड इन बोथ द वेसल, दोनों में कितना पानी मिलाया जाए कि जो हमारा नया वेसल बने कंटेनिंग द हाफ ऑफ द मिल्क। कह रहे हैं इन दोनों में कितना पानी मिलाएं कि अगला जो तीसरा वेसल बने उसमें आधा पानी हो आधा मिल्क हो। तो सबसे पहले तो मिल्क का रेशो निकाल लो। 4:3 है तो मतलब 4 मिल्क था और टोटल है आपका कितना, 7। तो ये मिल्क का आ गया रेशो। ऐसे इसके अंदर कितना है, 2/5 आ गया, क्योंकि 2 और 3 टोटल कितना आ गया, 5 आ गया। अब कह रहा है इसमें से हाफ निकालो, इसमें से हाफ निकालो, और ऐसा रेशो बनाओ तीसरे का जिसमें हाफ दूध हो और हाफ मिल्क हो। तो सिंपल सी बात है, इसमें से हम दूध निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, 4/7 माइनस कर दो हाफ, कितना आ जाएगा 14 अपॉन में 8 - 1 कितना आ गया, 8 - 7 1 आ गया, 1/14 आ गया आपका दूध। अब आपने दूध में से पानी माइनस कर दो, दूध आ गया। अब पानी हाफ में से 2/5 माइनस कर दो इसमें से, तो हाफ में से माइनस करोगे 2/5, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 10, आपका एलसीएम आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/10। अब 1/10 जो आपका आ गया, इसको आप कैसे करोगे, अब आपको रेशो लेना है इन दोनों का, इन दोनों का किसका, 1/14 और 1/10 का। जैसे ही आप रेशो लेते हो आपके पास आ जाएगा 14/10, दैट इज 7/5, और ये आपका आ गया आंसर फर्स्ट। कुछ नहीं करना था, दोनों में से आधा आधा हमने करा, निकाल लिया कि सबसे पहले तो दूध का रेशो निकाल लिया, फिर उनको दोनों को हाफ करा, हाफ में से माइनस करा एक को, एक दूसरे को भी हाफ, दूसरे को मतलब एक में दूध में से हाफ माइनस करा, एक में हाफ में से दूध माइनस करा, तो आधा दूध आधा पानी आ गया। इस तरह से आपका सॉल्व करना है आपको ये। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, आपको दिया हुआ है ये एक्स ये है, देन ये निकालना है आपको। तो कैसे करोगे यार इस क्वेश्चन को, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये वाले, देखने में लगते हैं बस। इसके लिए आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करो जरा। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा आपका 1/x, प्लस 2ab क्या आ जाएगा, 2 में a इंटू में b, तो ये, तो इनका स्क्वायर करने पे ये आ रहा है। तो आप इसकी वैल्यू निकाल दो, तो इसकी वैल्यू x तो हमारे पास यूं का यूं है, 1/x आपको बस निकालना है, तो 1/x निकालो जरा। तो 1/3 माइनस में 2√2, इसको निकालना है हमने, रैशनलाइज करो। 3 प्लस में 2√2, यहाँ पे भी 3 प्लस में 2√2, तो ऊपर आपका ऐसे का ऐसे बच जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3 प्लस में 2√2, और नीचे आपका आ जाएगा, और नीचे आपका आ जाएगा 3 3 जा 9, और 9 माइनस में 2 2 जा 4, 2 आपका 4 2 जा 8, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 1/x, 3 प्लस में 2√2 अपॉन में 1। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी ये आई, 1/x की वैल्यू ये आई, और x की वैल्यू आपकी ये थी। तो दोनों को अगर आप यहाँ रख दोगे और +2 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास इसका स्क्वायर आ गया। इसका स्क्वायर आ गया, आपने जब इसको सॉल्व करोगे, और मैं जस्ट बता देता हूं आपको, जब आप x की वैल्यू ये 1/x की वैल्यू ये रखोगे और x की वैल्यू ये रखोगे, तो आपका ये जो सॉल्व करने के बाद आएगा 8। तो ये 8 क्या है, इस पूरे का क्या है, स्क्वायर आया है, और 8 इसका स्क्वायर आया, लेकिन मुझे तो खाली ये चाहिए, तो क्या करोगे, इसका रूट कर दो, तो 8 रूट आ जाएगा। तो 8 रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2, तो आंसर हो जाएगा 2√2। तो इस तरह के क्वेश्चन में स्क्वायर कर दिया करो। इस तरह का पहले भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। अब मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन, इससे नीचे वाला अगर आप क्वेश्चन देखोगे, कह रहा है द रेडियस ऑफ इन सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर एक इन सर्कल है, ठीक है, उसका आपको साइड दी हुई है और पूछा है कि एक्स क्या होगा। इन सर्कल रेडियस पूछा है मतलब आपसे, जिसकी साइड दी हुई है आपको। तो इन सर्कल रेडियस की आपको मैंने ना पहले ही बता दिया था, रेडियस आपका साइड अपॉन में 2√3 होता है। ये याद रखना होगा आपको, इंपॉर्टेंट है, और इसके बिना आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। पहले भी कराया था, तो इसको याद कर लो और आंसर बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ द डायगोनल ऑफ रोम्बोहेड्रल, ये भी आसान क्वेश्चन है भाई। रोम्बोहेड्रल बनाना तो आता है ना भाई, सबको ही आता होगा ऑब्वियसली, कैसी बातें कर रहा हूँ मैं। रोम्बोहेड्रल आपका पतंग की शेप का होता है भाई, पर पतंग नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना।
रोम्बोहेड्रल की चारों साइड इक्वल होती है, डायगोनल है। कह रहा डायगोनल इसका जो है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। कह रहा डायगोनल जो है इसके एक 16 है, ये मान लो ए सी जो है आपका 16 है, और बी डी आपका 30 सेंटीमीटर है। ठीक है। कह रहा व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द रोम्बो रोम्बस। पैरामीटर होता है मतलब ए बी सी, मतलब सारी साइड इक्वल है। तो मान लेता हूँ एक साइड अगर मैं एक्स मान लेता हूँ तो 4 हो जाएगी 4x। तो हमें निकालना है 4x कितना है, मतलब एक साइड निकालनी है हमें, और हमें ये गिवन है, ये दोनों। तो कुछ नहीं करना, जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको ये है, इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं कंसीडर कर लूँ, चलो इसको कर लेते हैं। रोम्बोहेड्रल का जो वो होता है आपका एंगल होता है वो 90 होता है, ये एंगल 90 है। ठीक है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ठीक है। क्या पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब एडी का स्क्वायर, तो अंडर रूट कर देते हैं। अपन ये होता है ओ लगा देते हैं, एओ का स्क्वायर, एओ का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे ओडी का स्क्वायर। ठीक है। तो एओ कितना था आपका, एओ ए ए सी हमारा 16, तो इसका हाफ कितना हो गया 8 का स्क्वायर, और ओडी का मतलब 15 का स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 64, और 225, 64 प्लस 225 का अंडर रूट ही आ गया आपका, कितना आ जाएगा ये 289 आ जाएगा, और वो अंडर रूट होता है 7 का, तो एडी आ गया आपका कितना आ गया 17, 17 4 जा कर दो। अब एडी आया है ना हमारे पास, एडी आया तो एडी इंटू में 4, तो 74 जा कितना होता है भाई, 17 4 जा 34, और 34 68। तो फोर्थ ऑप्शन हो गया आपका। तो बहुत इजी था ये, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है रोम्बोहेड्रल की तो। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दो ट्रेन बोला हुआ है, टू ट्रेन लिविंग वाराणसी, दो ट्रेन जा रही है वाराणसी से लखनऊ तक। टाइम आपका है एक 11 बजे, एक 11:30 पे जा रही है। एंड ट्रैवल दोनों की अलग अलग स्पीड है, एक 110 स्पीड से जा रही है, कि 140 किलोमीटर पर आवर से। कह रहा है दोनों कितने किलोमीटर के बाद दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो यार सबसे पहले अगर हम बात करें कि दोनों आधे घंटे में, जो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड होगी आधे घंटे के अंदर, क्योंकि स्पीड के बीच में डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आधे घंटे का है, तो टाइम की मिली 11 से 11:30 है। आधे घंटे के अंदर जो आपकी स्पीड है वो 110 की क्या होगी, हाफ होगी, तो 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो अब अगर हम देखें कि, और अगर इन दोनों के बीच में हम रिलेटिव स्पीड देखें, तो रिलेटिव स्पीड है आपकी 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन देखें तो टाइम कितना लगेगा, तो 55 आपका अपोन में कितना आ जाएगा, 11 से 11:30 के बीच में 30 मिनट्स हो गए। तो 55 किलोमीटर अपॉन में 30, डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या आ जाता है, टाइम। तो टाइम कितना आ गया आपका 55 अपॉन में 30, कितना टोटल टाइम लगेगा कब, जो आपकी जो स्पीड है अब किसकी हो, 110 की लिए, लेकिन हमें स्पीड किसकी लेनी है 140 की। तो 140, 55 अपॉन में 30 इंटू में 140, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाता है आपका। आपका आंसर आ जाएगा 770 अपॉन में 3। और 770 अपॉन में 3 को आप क्या लिख सकते हो, अगर आप यहाँ देखें हम ध्यान से, तो 770 को आप लिख सकते हो, अच्छा, 3 3 5 तो 3 6 18, 18 और 3 15 और 16, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 7 7 6 8 +2 अपॉन में, तो ये इसी को तो हो गया 256। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया बस। ठीक है। तो ये, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल था। जस्ट आपको क्या करना था इसके अंदर, आपने दो ट्रेन दी हुई थी, आपने डिस्टेंस निकाला। डिस्टेंस क्या आया आपका भाई, स्टार्टिंग में 55 किलोमीटर आया, 55 किलोमीटर अपॉन में 30, कितना टाइम लग रहा है वो आपका आ गया कि भाई टाइम कितना लग रहा है। तो यही टाइम आपने मल्टीप्लाई कर दिया 140 से, कि आपका कितना टाइम दोनों को मीट करने में लगेगा, उसको 140 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, खुद करना है आपने। इसके अंदर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने, स्टिल आपको एक बार रिमाइंड कराना मेरी ड्यूटी है। ए इज इक्वल्स टू पी प्लस में 1 प्लस R अपॉन में N इंटू में NT।
यहाँ पे ए आपका अमाउंट, टोटल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, ये आपका रेट है, और एन आपका टाइम इन ईयर है, और एन है नंबर ऑफ टाइम कंपाउंडेड। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ हाउ मेनी ईयर विल द सम ऑफ 800, 800 आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ए आपका 926 हो गया। 10% पर एनम है अगर आपका इंटरेस्ट, तो आपका सेमी एनुअल बिकम कितने, सेम मतलब कि अब आपका सेमी एनुअली दिया हुआ है आपको इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आ गया आपका 5%। और एन टाइम आपको कितना दिया हुआ है, टाइम आपको 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 × में टाइम आपको, आई थिंक टाइम ही तो आपको निकालना है, टाइम आपको निकालना है। तो जस्ट आप वैल्यूज पुट करोगे, इक्वेट करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट में बताना इसका आंसर क्या है। ये भी मैंने करवाया हुआ है आपको ऑलरेडी, कि अगर आपका डेंटिस्ट डॉक्टर है, ये ऑलरेडी पिछली वीडियोस में अगर आप देख के आए हुए हो, तो डायरेक्ट आप इसका आंसर बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। ये रिलेशन टाइप के क्वेश्चन होते थे, पिछली वीडियो में ही कराया था मैंने। अच्छा, अगला ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है हमारे सामने। ये इजी इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ये करा दिए हैं हमको ऑलरेडी, आपको आते होने चाहिए। कह रहा है इफ आई लाइक चॉकलेट, इफ आई, सॉरी इफ नहीं है, आई लाइक चॉकलेट, आई लाइक चॉकलेट आपका 958 से डिनोट हो रहा है। वी बॉट चॉकलेट अगर आपका 153 से डिनोट हो रहा है। वी लाइक देम अगर आपका 816 से डोनेट हो रहा है। तो आई बॉट देम किससे डिनोट होगा, तो आई के लिए क्या यूज हो रहा है 9, बॉट के लिए क्या यूज हो रहा है 5, और देम के लिए क्या यूज हो रहा है 6। तो 956 आंसर होगा इसका। तो 956 है भाई, 936, तो ये इन्होंने मिस्टेक कर रखी है, यहाँ पे 956 आएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक क्लास में 42 स्टूडेंट्स है, जिसमें से स्वाति की रैंक पीछे से 19 है, पीछे से 19वीं रैंक पे आती है, और पुरुषोत्तम 6th रैंक पे है, बिलो बिलो स्वाति। तो सबसे पहले स्वाति की रैंक निकालते हैं। तो कई बच्चे क्या करेंगे, 42 में से 19 माइनस कर देंगे, तो 23 आ गया, 23 हो गई स्वाति की रैंक। पर यार आपने ये तो ध्यान दिया नहीं कि स्वाति 19वें नंबर पे ही है, 19 के बाद वाले नंबर पे नहीं है कि माइनस करके आप निकाल दोगे, 19वें ही नंबर पे है। तो इसके अंदर एक और प्लस करना पड़ेगा आपको, 19वें पे है वो, उससे कम वाले पे नहीं है। तो इसकी रैंक क्या आ गई, 24th रैंक आ गई, 24th आ गई। और ये कह रहा है कि पुरुषोत्तम 6th रैंक बिलो है, इससे इससे 6th रैंक बिलो का मतलब है कि 24 से 6 नीचे, 27 से 6 नीचे क्या हो गई, 30th रैंक हो गई ऑब्वियसली। तो ऐसे करना होता है ये क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है भाई। ठीक है, कह रहा है इफ अ मिनट क्लॉक, एक क्लॉक है पहली बात तो, कह रहा है कि एक मिनट क्लॉक है पॉइंटिंग टुवर्ड द साउथ एट, साउथ की तरफ कर रही, 12 बज रहे हैं ना जब, तब वो साउथ की तरफ कर रही है, साउथ की तरफ इशारा कर रही है, टुवर्ड साउथ। 12 बज रहे, तो 12 तो यहाँ बजते हैं, तो यहाँ पे साउथ बना दिया इन्होंने, चलो ठीक है। देन इन विच डायरेक्शन विल द मिनट हैंड पॉइंट एट 3 AM। कह रहा है अगर 12 बजने पे जो बड़ी वाली सुई है 12 पे है, तो जब 3 बज जाएंगे तब कितने पे होगी। तो यार 12 बज रहे होंगे तो तब भी तो वो 12 पे ही होगी ना, क्योंकि छोटी सुई 3 पे आ जाएगी, लेकिन बड़ी सुई तो तब भी 12 पे रहेगी ना। तो डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी तब भी, अगर 12 बजने पे साउथ पे है वो, तो 3 बजने पे भी साउथ पे रहेगी, क्योंकि बड़ी वाली सुई तो 12 पे ही रहेगी। तो आंसर आपका साउथ आ गया। इतना सिंपल भी नहीं देना था यार, ऐसे क्वेश्चन है यार आपके पेपर में। अब ये देख लो, 45th क्वेश्चन पे आ गए हम। यहाँ पे दिया हुआ है सिलेक्ट द ऑप्शन विद द सेट शेयर द सेम रिलेशनशिप। कह रहा है 17 है यहाँ पे 24 है, यहाँ 45 है। तो 17 और 24 के बीच में गैप देख लो कितने का है भाई, 3 और 7। तो इसमें और इसमें कितने का गैप है, 7 का। और इसमें 21 का गैप नहीं है, ये तो कैंसिल हो गया। इसमें और इसमें है 7 का गैप, 18 और 23, 9। इसके अंदर देखो, 12 और 7 में आ गया 19, और इसके भी आ गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया करेक्ट आपका। अब 46 क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है पहले, तो इसका आंसर आप खुद बताओगे मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर। सेम आपको वेन डायग्राम का क्वेश्चन मैंने पहले ही कराया हुआ है। कह रहा है अंकल है, रिलेटिव है और रिच है। तो बताओ भाई, अंकल रिलेटिव है, रिच है, तो इनमें से कौन सा वेन डायग्राम होगा आपका। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ये रहे 3 ऑप्शन आपके।
ठीक है, तीसरा चौथा ये रहा आपका। अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली एंड एज्यूमिंग दैट द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू है, इवन इफ इट अपीयर अ वेरिएशन विद कॉमनली नॉन फैक्ट्स डिसाइड विच होता है। कह रहा है जो स्टेटमेंट गिवन है वो बिल्कुल ठीक है, आपको माननी है कि वो ठीक है बेशक गलत हो, और उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन जो दिए हुए हैं वो बताना है कि कौन सा लॉजिकली ठीक बैठ रहा है। तो कह रहा है ऑल पॉलीगन्स आर एंगल, तो मान लो पॉलीगन ये है। कह रहा है ऑल पॉलीगन्स आर एंगल, तो मान लेते हैं कि ये पॉलीगन है, ये एंगल का है। फिर कह रहा है ऑल एंगल्स आर डायगोनल, तो डायगोनल मान लेते हैं डायगोनल का है, तो सारे पॉलीगन्स एंगल है, एंगल सारे एंगल डायगोनल है, तो सारे डायगोनल भी पॉलीगन हो गए। तो कह रहा है अब कंक्लूजन देखो, सम डायगोनल आर पॉलीगन, कुछ डायगोनल पॉलीगन होंगे, ठीक है। ऑल डायगोनल आर डेकागन, डेकागन तो यार कोई यहाँ पे दिया हुआ है कुछ डेकागन से। ऑल क्यूब्स आर डेकागन बोला था इनने, क्यूब्स बोला था, चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि भाई ये क्यूब है, और ऑल क्यूब्स आर डेकागन, ठीक है। एंड नो डायगोनल इज अ क्यूब, ये वाली बात दी हुई है। ऑल डायगोनल्स आर डेकागन, इनकरेक्ट हो गई ये वाली बात। नो पॉलीगन इज अ कोन, ये भी इनकरेक्ट हो गई। नो पॉलीगन इज अ कोन, तो कोई भी पॉलीगन, अच्छा ये नो पॉलीगन इज अ कोन, ये बिल्कुल ठीक है, मतलब कोई पॉलीगन कोन नहीं है, ये ठीक है। सम क्यूब आर एंगल, कोई क्यूब एंगल होगा, बिल्कुल भी नहीं, इसके अकॉर्डिंग तो नहीं मैच खा रहा है। तो आपका दो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड सही हो गया, तो फर्स्ट एंड थर्ड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिया होगा फर्स्ट एंड थर्ड बोथ कंक्लूजन आर करेक्ट, बिल्कुल ठीक हो गई। अब ये देख लो भाई, नेक्स्ट टर्म क्या होगी जब ये है ये है, तो देख लो गैप, देख लो कितना, 13 का गैप इसमें है, फिर आपका 13 का ही गैप इसमें है, उसके बाद 13 का ही गैप इसमें है, तो अगला 13 का गैप के अकॉर्डिंग 455 आंसर आ गया। इतना आसान क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब पहले भी इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। कह रहा है छह दोस्त बैठे हुए हैं भाई, सर्कल के अंदर बैठे हैं छह दोस्त। कह रहा है सी इज सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, सी जो है ए और बी के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है, ये सी है। सिटिंग बी इज इन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, बी जो है इमीडिएट लेफ्ट में है डी के, इस हिसाब से डी का लेफ्ट तो ये हो गया, तो डी के लेफ्ट में आ रहा है ये। इफ सी इज फेसिंग ई, अगर सी ई को फेस कर रहा है तो ये हो गया। तो आपका ई जो है किसको फेस करेगा, अच्छा और एक मिनट रुक जाओ, बिटवीन ई, बी इज इन द मिडल ऑफ, सी इज फेसिंग ई, ई सी को फेस कर रहा है, तो एफ किसको फेस करेगा, तो एफ आपका यहाँ आएगा, कोई जगह तो बची नहीं, तो एफ किसको फेस करेगा, बी को। तो ऑप्शन आपका हो गया फोर्थ, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आया भाई कंक्लूजन और स्टेटमेंट का, ऊपर हमने करा था, अब ये वाला आप बताओगे, ठीक है। ये वाला 51 क्वेश्चन आपको आपके लॉजिक से देखना है। और अब आ जाए 52 पे, द करेक्ट ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द फर्स्ट और सेकंड, जैसे फर्स्ट और सेकंड मैच कर रहे हैं उस हिसाब से। जैसे पहले टेलीविजन और टेलीकास्ट, पहले टेलीविजन होता है फिर टेलीकास्ट होता है, ऐसे ही पहले रेडियो होता है, उससे फ्रेंडशिप होती है टॉकिंग, कंपोजिंग, ब्रॉडकास्ट, ये होता है ना भाई, रेडियो, ब्रॉडकास्ट, ये फिर भी ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये वही एज से रिलेटेड रिलेशन के क्वेश्चन है ये, छोटी बड़ी हाइट से रिलेटेड है। यहाँ पे है मोहिनी इज टॉलर देन नीता, मोहिनी नीता से बड़ी है, बट नॉट शॉर्टर देन सरिता। इसका मतलब क्या है नॉट शॉर्टर देन सरिता, नॉट शॉर्टर देन सरिता का मतलब है या तो वो उससे मतलब छोटी नहीं है, या तो उसके इक्वल होगी या तो बड़ी होगी। तो या तो मोहिनी सरिता से बड़ी या तो इक्वल, यहां से ये पता चल रहा है। सरिता और मालिनी की सेम हाइट है, मोहिनी हेमा से छोटी है, ये मोहिनी हेमा से छोटी है, तो हेमा की हाइट अभी तक सबसे बड़ी हो गई, तो हेमा सबसे बड़ी हो गई, लेकिन इसने हेमा का नहीं पूछा, इसने सेकंड टॉलेस्ट पूछा। तो सेकंड टॉलेस्ट वैसे होनी चाहिए थी मोहिनी, पर मोहिनी का कंफर्म नहीं करा कि मोहिनी बड़ी है इससे या इक्वल है इक्वल भी हो सकती थी, इक्वल होगी तो सरिता और मोहिनी की साइड सेम हो गई, तो कंफर्म नहीं करा, तो यहां से हम कैन नो डेटरमाइन नहीं कर सकते भाई। हो सकता है मोहिनी और सरिता दोनों की दोनों सेकंड टॉलेस्ट हो, है ना, तो कैन नॉट डिटरमाइन आ जाएगा। तो कई बार जब कैन नॉट डिटरमाइन ऐसे ऑप्शन होते हैं तो वही टिक करने होते हैं। अब ये देखो रादर रमेश इज द फादर ऑफ मनदीप, यहां से ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रमेश मनदीप का फादर है, मणिदीप का फादर है, ठीक है। तो मणिदीप
रमेश के दो चिल्ड्रन है। रमेश इज अ फादर ऑफ मणिदीप। रमेश जो है पापा है भाई, रमेश भाई पापा है भाई। यहाँ पे कर लेते हैं हम इसको, रमेश पापा है भाई किसका, मणिदीप का। दो चिल्ड्रन है इसके, एक तो मणिदीप ही हो गया, मणिदीप ब्रदर है ना निहारिका का, तो दो पता चल गया, दोनों एक भाई बहन है। निहारिका इज अ डॉटर ऑफ कविता। निहारिका कविता की डॉटर है, तो कविता और रमेश आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए, और ये इनकी मम्मी हो गई भाई, ठीक है, इनकी मम्मी हो गई। अनन्या इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ कविता। अब ये ग्रैंड डॉटर आ गई यहाँ पे, ये तीसरी जनरेशन पे आ गए कविता पे, ये ग्रैंड डॉटर है इनकी, तो इन दोनों में से किसी की बेटी है, ठीक है। कह रहा सुजीत इज द फादर ऑफ अनन्या। अब सुजीत फादर है अनन्या का, अनन्या का फादर है सुजीत, तो ये कविता नहीं है, ये अनन्या है एक। अब सुजीत का फादर तो तभी हो सकता है ना यार, जब आपका वो निहारिका का क्या हो, निहारिका की बेटी हो अनन्या, वरना तो सुजीत कैसे हो सकता है, सुजीत फादर नहीं होता, मणिदीप फादर होता ना, अगर मणिदीप की बेटी होती तो ये। तो निहारिका की बेटी है अनन्या, और अनन्या के पापा हैं आपके सुजीत। तो सुजीत और मणिदीप में क्या रिलेशन हुआ, ऑब्वियसली क्या हुए, जीजा, जीजा हुआ ना इसका, तो ब्रदर इन लॉ हो गया, थर्ड ऑप्शन। अब आगे भाई 55th क्वेश्चन के ऊपर हम, ये क्वेश्चन आपने, कह रहा है हम क्या इंटरचेंज करें कि यहाँ पे ये इक्वल आ जाए। जैसे आपको 8/2 + 4 = 10 दिया हुआ है, इनमें क्या हम इंटरचेंज करें कि आपका सही आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, मेरे हिसाब से हमें डिवाइड को पहले चेंज कर दें, 8 + 2, और यहाँ पे डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे 2 और 4, अगर हम ये प्लस और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 और 4 को भी हमें चेंज करना होगा, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। तो अब अगर आप इस पे बोर्ड मास लगाओगे तो 4/2 हो गया 2, और 8, तो अब ये आ गया 10, तो ये अब ये बिल्कुल सही हो गया, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अब आ गया आपका 56th क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, कह रहा है फ्रॉम पॉइंट डी सरिता वॉक 50 मीटर नॉर्थ। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, ठीक है। कह रहा पॉइंट डी से नॉर्थ की तरफ 50 मीटर गई, 50 मीटर गई आपकी सरिता, फिर उसने राइट टर्न लिया और फिर 50 मीटर गई। शी अगेन टर्न राइट, फिर दोबारा राइट टर्न लिया, फिर 70 मीटर गई, यहाँ से 70 मीटर गई है टोटल, यहाँ से यहाँ तक गई 70 मीटर। उसके बाद उसने फिर टर्न लिया और वो 50 मीटर गई। इन विच डायरेक्शन, अब वो इस पॉइंट पे आ चुकी है, कह रहा है इन विच डायरेक्शन, वो स्टार्टिंग पॉइंट डी से, इस पॉइंट डी से वो किस डायरेक्शन में और कितने डिस्टेंस पे है। तो ऑब्वियसली ये 70 है, ये 50 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 20, और ये कितना साउथ पे है ना, ये साउथ पे है, तो 20 मीटर फ्रॉम साउथ, 20 मीटर टू द साउथ, ये होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन खुद कर लेना भाई, पॉइंटिंग अ लेडी, वही रिलेशन टाइप क्वेश्चन है। 58 क्वेश्चन, देखो आपको चार शेप गिवन है, चार शेप गिवन है आपको, और ये इन शेप को आपको कवर करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको चार शेप गिवन थी, एक आपकी डायमंड शेप थी, दो आपके आपके हाफ सर्कल्स थे, सेमी सर्कल्स थे दो, और दो आपके ट्रायंगल टाइप थे। तो दो ट्रायंगल इसमें कंप्लीट हो रहे हैं, दो सेमी सर्कल हो रहे हैं, डायमंड नहीं आ रहा। इसमें दो सेमी सर्कल कवर हो रहे हैं, दो ट्रायंगल कवर हो रहे हैं, एक डायमंड भी आ रहा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। फिर दोबारा वही क्वेश्चन आ गया, कमला ने यहाँ से वॉक किया, वहां से वॉक किया, तो ये क्वेश्चन आप खुद कमेंट में बताओगे आंसर। लास्ट आंसर पे आ गए भाई 60th पे, कह रहा है YCL है। यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स, ये मैंने स्टार्टिंग में करा दिए थे वैसे तो आपको, स्टिल आपको बता देता हूँ। कह रहे हैं यहाँ पे आपको YCL गिवन है और MQZ है, एक टर्म मिसिंग है और OSB है उसके बाद। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो M और O में कितने का गैप है, ABCD लिखनी होती है वैसे इनके लिए, पूरी ABCD लिखो और फिर देखो रिलेशन। M और O में आप देखो कि कितने का गैप है, दो का। Q और S, Q और S, QRS तो कितने का हो गया भाई, दो का।
जेड के बाद ए देन बी, तो इसमें भी कितने का हो गया, 2 का गैप हो गया। तो बस फिर वाई के बाद 2 का गैप में कितने पे आएगा, ए। सी के बाद 2 के गैप में सी डी ई, और एल के एल एम एन एन ई ई ई एन आ गया भाई, ये आ गया। तो पूरी एबीसीडी लिखनी होती है इस टाइप के क्वेश्चन में, बिना एबीसीडी लिखे मत कर। तो ये था यार आपका कंप्लीट मॉक टेस्ट। होप आपको ढंग से समझ में आया होगा। जो भी आंसर मिसिंग है उनको आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट सेक्शन के अंदर ही आपको क्या मिल जाएगी, 2 मॉक टेस्ट और मिल जाएंगे जो कि सॉल्व है, उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो उनको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।